हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब आएगा। सो फाइनली नाउ टुडे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। अब इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाली हूँ। एंड दोज हु आर रेडी फॉर जो है अपियर होना चाहते हैं, दोज हु आर गोइंग टू अपियर इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो क्या करना है, व्हाट डूज और डू नॉट है, वो ये वाला मुद्दा है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या जो है महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हुई हैं। सो हैव अ लुक। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, वन सेकेंड, यस। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आया है आज इट मींस कि हम देख सकते हैं आज कितनी तारीख है। आज हो गया यहाँ पर 4 फरवरी को यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, 4 फैब को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एग्जामिनेशन जो नोटिस है दैट इज 526 जो है यहाँ पर सीएससी, ये 2026 के सीएससी का है। आज तारीख है यहाँ पर 4/2/2026, यानी 4 फरवरी को ये जारी हुआ है यहाँ पर। और इसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी विद्यार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, आइए ये भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले यहां देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है ऑफ यूपीएससी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हैज 4 कार्ड्स मॉड्यूल्स। यहां देख सकते हैं 4 इसमें क्या है, कार्ड्स मॉड्यूल्स है। 3 ऑफ विच नेमली अकाउंट क्रिएशन, जिसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे दोज हु आर ट्राइंग, कि वो अगर कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूज बार के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में उनको अपीयर होना है और वो फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज अकाउंट क्रिएशन। द सेकेंड थिंग इज दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इसमें एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है। एंड उसके अलावा क्या है, आपको CAF, सो रिमेंबर व्हाट इज CAF, ये क्या है CAF, ये है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ये जो है ये कॉमन रहेगा फॉर ऑल एग्जामिनेशन एप्लीकेशंस। इसमें बताया गया है कैन बी फिल्ड, ये कभी भी भरा जा सकता है किसी भी समय पर। कैंडिडेट while the fourth card module examination is specific and can be filled during the time period allowed in the notification of examination। तो जो 3 मॉड्यूल आपको क्या करने, भरने हैं। चौथा जो है वो एग्जामिनेशन के समय पर यहाँ पे क्या करना होगा उस टाइम पर। एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। ये रहा यूपीएससी का ये वेबसाइट है, दैट इज HTTP, ये देख सकते हैं upsconline.nic.in। तो जिन बच्चों को यूपीएससी का फॉर्म भरना है वो इस साइट पर जाकर के क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और वो क्या है आपको upsconline.nic.in पर। ओके, सो नाउ अब देखेंगे यहाँ पर कि हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इस पे ध्यान रखना है। सो क्या है, आइए देखते हैं, वन सेकेंड। ओके, तो यहाँ आइए। हाँ, अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि एक बार अगर जो कैंडिडेट है अगर उन्होंने रजिस्टर करवा लिया है ऑनलाइन जो है पोर्टल पे, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यस, सो यू कैन सी, 1 मिनट, यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें ऑलरेडी क्या है ये बातें मेंशन की गई हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन डिटेल बता रही हूँ कि आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। ये कहा गया कि वंस अ कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अ URN इज जनरेटेड, यानी कि कोई भी बच्चा अगर एक बार इसको अगर फिल कर देता है एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके, तो आपका जो है यहाँ पर URN व्हाट इट मींस, सो इट मींस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा और ये कॉमन होगा सभी के लिए। ओके, आफ्टर फिलिंग अप ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड, यानी जैसे आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपका जो स्पेसिफिक फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर है, वो सब जनरेट हो जाएगा। एंड विच इज एग्जामिनेशन स्पेसिफिक रहेगा, वो बिल्कुल पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा एंड रिलेटेड बाय द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द URN फॉर एनी फ्यूचर कम्युनिकेशन। यानी फर्दर जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, है ना, उसके बाद इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में ये क्या होगा, URN नंबर आपका क्या होगा, काम आएगा। ओके,
तो इसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जो यूआरएन नंबर है हैज टू रजिस्टर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी एक ही बार, जैसे आपको पता होगा कि इसमें ये कहा जा रहा है कि यूआरएन जो है वो एक ही बार क्या है आपका लाइफ टाइम के लिए क्या रहेगा, ये आपको जारी हो जाएगा। वाइल द यूआरएन विल यूनिक रहेगा, यूआरएन जो नंबर है आपका वो यूनिक रहेगा। हालांकि इसमें ये कहा गया है एप्लीकेशन नंबर जो है वो डायनेमिक हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं इन नेचर में, ओके। एंड विल वेरी फ्रॉम एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन, यानी वो अलग अलग एग्जामिनेशन से क्या है वो जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के ऊपर। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो डिटेल्स हैं, बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द पोर्टल, जो भी डिटेल है वो पोर्टल के होम पेज पे अवेलेबल है। और will as with all profiles or modules to guide the candidates filling up the application and upload the documents। सबसे ज्यादा बच्चों में परेशानी इस बात की आती है कि हम डॉक्यूमेंट्स भरे नहीं भरे, क्या करें, तो ये चीजें आपको देखना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फर्स्ट गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शन। देखिए ये बात हमेशा कहा जाता है, चाहे आप परीक्षा में बैठे, चाहे आप कोई फॉर्म भर रहे हो, चूंकि परीक्षा में बैठने की पहली कड़ी यहीं से है। यहाँ आपने कोई भी चीज गलत कर दी है, यहाँ आपने थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो बिल्कुल अभी हडल में मत आएंगे, बहुत जल्दीबाजी में नहीं आना है कि दैट मुझे जाना है, आई हैव टू गो एंड आई हैव टू फिल द फॉर्म और उसके बाद से मुझे लाइक अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक 1 से 2 दिन ले लीजिए, समझ लीजिए, देन यू हैव टू फिल द फॉर्म, है ना, बिल्कुल समझ लीजिए, कहीं कोई एरर ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, बिकॉज इस बार मिस्टेक को सुधारने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लास्ट ईयर आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले ये होता था कि दैट यूपीएससी के पोर्टल पे अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता था, बस एक स्पेसिफिक टाइम होता था दैट यू हैव टू, जैसे आपको कुछ लग रहा है कि कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो उस विंडो पे जाके आप क्या कर सकते थे, उसे ठीक कर सकते थे। बट नाउ अब वो यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए आप सोच समझ के ही बेहतर तरीके से ही क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। तो प्लीज डोंट बी इन हरी, बहुत जल्दीबाजी में मत रहिएगा, समझ बूझ के ही फॉर्म भरना है बच्चों। लाइफ टाइम की बात है यहाँ पर, और ये लाइफ की बात है, बिल्कुल सही है, आपका करियर इसी से जुड़ा हुआ है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फर्स्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन। देखिए इसलिए यूपीएससी ने भी ये बात कही है कि सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को जो परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि पहले केयरफुली, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें एडवांस एंड हैव स्मूथ फ्लो ड्यूरिंग द फिलिंग अप टू फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ताकि आपको वो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है आप क्या कर सकते हैं, फिर फिल कर सकते हैं। फिर ये भी यहाँ पर कहा गया है, सी अब applicants are strongly advised to use their Aadhaar card as ID documents for easy, effortless and seamless verification, authentication ID and other details। तो कहा गया है कि पहचान पत्र के रूप में जो एप्लीकेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड्स को एज आईडी और डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, ताकि आप आसानी से क्या कर सके, अपना ऑथेंटिकेशन जो है वो पूरा हो सके। अब आते हैं कैंडिडेट्स टू, अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, जैसे कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर कहा गया कि जो एलिजिबिलिटी के संदर्भ में है कि कौन से बच्चे इसमें जो है कहते हैं कि एलिजिबल कौन से हैं, ओके। तो जो भी बच्चे यहाँ पर हाँ सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइड यहाँ देख सकते हैं, ये तो इसमें ये बताया गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के बारे में है कि कैसे हम अप्लाई करें, ओके। सो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग, आप इस वेबसाइट का यूज करेंगे एप्लीकेशन के लिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी अभी जो मैंने बताया था कि जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, यूआरएन नंबर चाहिए, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 4th मॉड्यूल दैट इज एग्जाम स्पेसिफिक है, आपको यहाँ पर देख लेना है, ओके। हाँ, 1 टाइम फैसिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ मेजर चेंजेस के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, जब आप समझ गए हैं यूआरएन नंबर है आपका यहाँ पर जो आपको करना है, जो आपका जारी होगा, ओके, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इस साल से आप देखेंगे, लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग अप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इस बार जो है आपके फेस ऑथेंटिकेशन के लिए यू कैन से कि अब जो है आपका लाइव जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसी टाइम पर आपका क्या होगा, एक जो वेबकैम के थ्रू आपकी फोटो, या फिर अगर आप स्वयं से भर रहे हैं
तो ऑलमोस्ट अगर आपके पास एक वेबकैम है तो छोटा सा उसे जो है यूज़ करके लैपटॉप में आप उसे लाइव फ़ोटो कैप्चर करके वहाँ पे फॉर्म भर देना है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अगर कुछ अन्य परीक्षाओं की में भी आप अगर अपीयर हुए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई कुछ एग्ज़ाम्स में भी क्या होता है, जब आप जैसे यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, तो वहाँ पर लाइव फ़ोटो कैप्चर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में भी यही होता है कि आपको एक जो है लाइव कैमरे से वो क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे है कि लाइव फ़ोटो कैप्चर ऑफ सीएएफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का रहेगा। एप्लीकेंट्स जो हैं कहा गया है कि रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड आल्सो कैप्चर देयर लाइव फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग ऑफ द सीएएफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपल साधारण सी बात समझ लीजिए कि एक आपको जो है लाइव फोटो क्या करना है, यू हैव टू अपलोड द लाइव फोटो। सिंपल सी बात है, ताकि यहाँ पर एग्जामिनेशन टाइम पे आपका जो है फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर बोला गया है फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, जो आप फोटोज में है जो कैप्चर किया गया हो, और इंस्ट्रक्शंस को ठीक से आप पढ़ लें। फोटो सिग्नेचर जो है अवेलेबल रहेगा, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जो भी आपका फोटो सिग्नेचर है उसको बेहतर तरीके से अपलोड करें। ओके, तो बेसिकली बच्चों ये जो है प्रोसेस है। अब आते हैं, चूंकि फोटो और आपने देखा यहाँ पर जो डिटेल्स है, अब आते हैं अबाउट द साइन के बारे में। तो साइन में यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग साइन, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 टाइम्स, ठीक है ना, प्लेन पेपर यूजिंग अ ब्लैंक इंक, अपलोड द सेम व्हाइल फिलिंग अप द सीएएफ। ओके, तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर, कि इसमें ये कहा गया है कि पहले ही एक बार क्या करिए साइन का, तो आपको पता ही है ऑनलाइन साइन जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से आप ऑलरेडी आपके पास रहता है। हाँ, तो उसके बाद जो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यहाँ पे द कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम, फर्दर नो करेक्शन, अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर सबमिशन। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर। यानी ये है कि आप अगर ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि करेक्शन के बारे में अगर सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द करेक्शन, सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है इस बार, कहीं कोई जो करेक्शन नहीं होने वाला है। ओके, अब आते हैं आईडी प्रूफ के लिए आप क्या यूज करिएगा। तो कहा गया कि 1 फोटो आईडी कार्ड, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, पैन हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया गया हो, तो वो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप यूआरएन प्रोफाइल अपनी बना सकें। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, विच इज़ कि यहाँ पर क्या है। अब आते हैं यहाँ पर कि इसमें जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, कि आप अंतिम तिथि कौन सी है एग्जाम को क्या फॉर्म भरने का। तो दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड 24 फरवरी 2026 टिल 6 PM। ये रट लीजिए दिमाग में, ये जो डेट है अपने 24 फरवरी लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे तक। अब ये मत सोचिएगा कि अच्छा अभी भी मेरे पास समय है और उस दिन लास्ट डे 24 में आए, तो यही एडवाइस दूंगी, बिकॉज समहाउ जब भी आप लास्ट डे के दिन अगर फॉर्म भरते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, समहाउ आप कुछ और इश्यूज जो है फेस करें। तो इट्स बेटर कि अभी आपके पास समय है एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आज जो है बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग का डेट और लास्ट का डेट अवॉइड किया कीजिए, बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पर ई एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो आपको जारी किया जाएगा। इशुएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड, द एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनको ई कार्ड जारी किया जाएगा, दैट इज लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रिसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। लास्ट वर्किंग डे का मतलब ये हुआ कि मे बी नॉट इट्स सैटरडे, नॉट इट्स संडे, इट्स फ्राइडे। ओके, और एग्जाम से ठीक 1 वीक पहले आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ क्या होता है, एडमिट कार्ड आपके जारी होते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है, और आपको जब एडमिट कार्ड निकालना होगा, दैट इज फ्रॉम दिस साइट, दैट इज अगेन वही यूपीएससी की साइट है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसमें एक सुझाव ये भी दिया गया है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपना वैलिड और एक्टिव मेल आईडी दे। ऐसा नहीं है, कई बार ये होता है कि आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि जो मेल आईडी है वो पूरा फुल हो जाता है और आपके पास नए मैसेजेस नहीं होते। इनफैक्ट आजकल ये इशू आ रहा है कि आपका गूगल ड्राइव इतना ज़्यादा जो है, चूंकि सारे फोटोज़ वगैरह जो भी आपके मोबाइल में है वो सब ड्राइव पे चला जाता है, सो दैट्स वाई आपका जो मेल है वो धीरे धीरे फुल हो जाता है। तो अगर आप, और कई सारे ऐसे जो है अननेसेसरी जो है आपके पास मेल आने लगते हैं,
तो जो नेसेसरी जो है वो आप ओपन नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज माय सजेशन कि अगर आपका मेल जो है, फर्स्टली यू हैव टू चेक योर मेल बॉक्स, अपना इनबॉक्स चेक कर लीजिए। इनबॉक्स में अगर बहुत ज़्यादा जो है अननेसेसरी अगर मैसेजेस हैं, सो यू हैव टू डिलीट दैट मैसेजेस। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि आपका जो है ये पूरा मेल फुल हो चुका है, तो काइंडली डू वन थिंग कि आप एक न्यू मेल ही बना लें और वही मेल वहाँ पर दें। तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि प्लीज़ प्रोवाइड एक्टिव ईमेल आईडी, है ना, आप वो दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे भी वो काम देगा, है ना। उसके बाद चलिए अब इसमें ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ गया है मामला पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जिसमें बताया गया है कि शुड नोट दैट देयर विल बी अ पेनल्टी बाय यूपीएससी। माना ही जाता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का मामला है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ नई बातें हैं। रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय अ कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, इसमें ये कहा गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, गलत आंसर दिया, तो आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर द कमीशन विल बी प्रोवाइडिंग, हाँ इस बार देखिएगा यहाँ पे एक नई चीज यहाँ पर बताई गई है, ऑनलाइन क्वेश्चन जो है पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, यू कैन सी ये यहाँ पर है। इसमें ये कहा जा रहा है द कमीशन विल बी प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द अपीयर्ड कैंडिडेट्स टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशन and on the answer key of question paper। जैसे suppose that the civil services examination in at frame 5 days, that is the third day of the examination date which is 6 PM of the 7th day। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और यू हैव डाउट, जैसे आपको लग रहा है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है मान लीजिए प्रीलिम्स में, दैट इज नॉट राइट, तो आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम इन द सेंस कि आप बता सकते हैं, है ना, कमीशन में आप यहाँ पर जो है टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन क्वेश्चन आस्क द पेपर टू एग्जामिन आंसर, जो है कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को एक बार एग्जामिन करिए जो कि दिया गया है। और इसमें डेट भी बताया गया है कि आप जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के 5 दिन के अंदर, जो है यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 डेज दिया गया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जा करके इसके बारे में आप पूछ सकते, मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि हाँ, नो रिप्रेजेंटेशन बाय ईमेल, पोस्ट, हैंड or by any other mode shall be accepted and the commission not involved into any correspondence with the candidates regard। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आपको कोई भी अगर इस तरीके का जो है इशू लग रहा है, तो आप इस पे जो है पूछ सकते हैं जा करके। अच्छा, एक चीज ये भी यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी जो व्यक्ति परीक्षा में अपीयर हुआ है, वही जाके क्वेश्चंस के बारे में या उसके आंसर्स के बारे में बता सकता है कि हाँ ये सही नहीं है, तो आप वो जा सकते हैं। ये नहीं कि एग्जाम आपने दिया है, आपके कोई भाई या कोई फ्रेंड कह रहे हैं कि ये सही नहीं लग रहा है, जाके मैं पूछ के आता हूँ, तो वहां पर उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। हाँ, कैंडिडेट्स में लॉग इन टू द कमीशन वेबसाइट एंड सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन। इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स इस पे जाके अपना यूपीएससी ऑनलाइन पे जाएंगे और जो उनका रिप्रेजेंटेशन है और कोई भी क्वेश्चन पेपर अंडर द हेडर एग्जामिनेशन है जो ये इसमें यहाँ पर दे दिया गया कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे इसमें ये भी कहा गया है पोर्टल पे जाकर के ही आप क्या कर सकते हैं, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन बाय ईमेल, पोस्ट और हैंड और अदर मोड में एक्सेप्ट जो है मोड शैल बी एक्सेप्टेड एंड द कमीशन शैल नॉट इन्वॉल्व इनटू एनी कोरेस्पॉन्डेंट विद द कैंडिडेट्स दिस रिगार्ड। तो इसके संदर्भ में बताया गया है कि यहाँ पर जो है अगर इस तरह की कोई आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो यू हैव टू, आप अपनी तरफ से यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। ओके, बट प्रीलिम्स के 5 दिन के अंदर में, ये नहीं कि आपको 10 दिन बाद ध्यान आ रहा है कि अरे ये क्वेश्चन पे मुझे डाउट है और इसके, तो ऐसा नहीं है। हेल्प डेस्क जो है यहाँ पर ये दिया गया है, कमीशन हैज एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन का नंबर है, आप देख सकते हैं, द नंबर इज 01111 और 24041001, ये नंबर है यहाँ पर। और या तो आप इस ईमेल पर क्या कर सकते हैं, ये हेल्प डेस्क पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये भी कहा गया है जो ऑपरेशनल टाइम है 10 बजे से 5:30 PM पर, जो कि ऑल वर्किंग डेज में रहेगा। और एप्लीकेशन विंडो जो है वो आज से ही क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, टिल 24 फरवरी तक रहेगा, शाम 6 बजे तक। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ये है। उसके अलावा जैसे कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड यूज अ स्क्राइब में यूज चेंज ऑफ 7 days prior to date of the examination shall be submitted by URL reviewed accordance। तो ये बेसिकली कहा गया है यहाँ पर, ये कुछ जो एक नॉर्मल बातें हैं जो कि हर एग्जाम्स के लिए है। मोबाइल फोन बैन है भैया, ये आपको ले के नहीं जाना है, क्लियर है यहाँ पर कि यूज ऑफ एनी मोबाइल फोन
एनी जो है इक्विपमेंट, ठीक है ना, कोई भी ऐसा डिवाइस जो है या एनी इन्फ्रिंजमेंट जो है ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन जो है, तो वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, ये सब चीजें जो है अलाउड नहीं है, कंप्लीटली बैन है। कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जा रहा है कि अगर वो कोई भी चीज मोबाइल फोन पेजर्स लेकर के आते हैं तो ऑन देयर ओन रिस्क, और ये एडवाइस दिया जा रहा है कि कोई भी इस तरह का कॉस्टली सामान जो है दैट नॉट ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स, चाहे डिजिटल वॉच हो जाए, गैजेट्स, बैग्स, है ना, अरेंजमेंट्स, क्योंकि जब भी आप परीक्षा के सेंटर पर जाते हैं जरूरी नहीं कि वहां पर ये व्यवस्था हो और आपको जो है वहां पे ये सब चीजें रखने के लिए आपको वहां पे जगह मिल जाए। तो ये बातें यहाँ पर इसलिए कही जा रही हैं कि आप क्या करिए, अपना थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस मामले में रहिएगा कि ज्यादा महंगे सामान परीक्षा के सेंटर पे ना ले जाएं। फेस ऑथेंटिकेशन पर यहाँ देखेंगे, हाँ, द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू एग्जामिनेशन वेल इन टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स। ये देखिएगा, ये तो आप लोग भी परीक्षा देते थे, इतना पता है कि दैट यू हैव टू रीच द डेस्टिनेशन, यू हैव टू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 30 मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। नो, जो भी लेट एंट्री हैं वो अलाउड नहीं होंगे, जो चाहे वो एग्जाम वेन्यू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्लियर है? अब ये मत कहिएगा कि मैं यहाँ पर लेट हो गया, मुझे कुछ कारण हो गया था, तो साफ तौर से यहाँ मेंशन है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाए अलाउड नहीं होंगे अगर आप लेट होते हैं तो। अगर लेट की आदत है तो भैया सुधर जाइए पहले कह दे रही हूँ। हाँ, यहाँ देख लीजिएगा कि पहले से ये सब इंस्ट्रक्शन जो है दिए हुए हैं। फेस ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, जैसे चेहरे की जो मिलान जिसको बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर सिक्योर एंड स्मूथ एग्जामिनेशन प्रोसेस all candidates will be required to undergo face authentication. एग्जामिनेशन वेन्यू जो है मैंडेटरी रहेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इसमें देखिए टाइम लगता है। अगर आपने यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि वहां पर फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस चलता है एंड इट टेक्स टाइम। सो प्लीज बी ऑन टाइम, सबसे पहले तो आप लोग टाइम पर पहुंचिए, है ना। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में है यहाँ पर कि 24 मई को होगा, ये ध्यान रख लीजिए, दैट इज कंडक्टेड। और ये जो टाइम है आपका वो रहेगा आपको 24 मई 2026 को, ये रहेगा आपका एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ऑल कैंडिडेट मस्ट जो है केयरफुली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रूल्स वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, अवेयर हो जाइए कि क्या है यहाँ पर। उसमें ये भी कहा गया कि एग्जाम में जैसे सीएससी रिजल्ट्स इज entirely for gaining awareness for the current rules, regulation and change may have been incorporated since the previous examination rules. So now अब आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, have a look, जैसे इसमें सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो आइए एक बार इसे हम देख लेते हैं कि यूपीएससी में जैसे ये रहे आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, ओके, देन IFS, इन चूंकि दोनों का साथ ही पेपर होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज IPS, ओके भाई, कितने लोगों का ड्रीम है इससे जुड़ा हुआ, ओके। उसके अलावा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज है, दिस इज आल्सो ग्रुप ए सर्विसेज। देन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, दिस इज आल्सो ग्रुप ए सर्विसेज है। कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज है जो कि आल्सो ग्रुप ए सर्विसेज है। डिफेंस अकाउंट ग्रुप ए, उसके अलावा जो है डिफेंस स्टेट्स है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज है, एंड वन मोर थिंग, ये बेसिकली सर्विसेज के बारे में कि कौन कौन से पद के लिए परीक्षा हो रही है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो हियर यू कैन सी, ये रहा आपको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि IRMS कहलाता है। IRM इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का ही क्या है, पर्सनल जो डिपार्टमेंट है, ग्रुप ए सर्विसेज है, ये भी है। इंडियन रेलवे जो है देख रहे हैं यहाँ पर अकाउंट्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज है, दैट इज ऑल्सो ग्रुप सर्विसेज है। IRS कस्टम और इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रुप ए सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स, ग्रुप ए। इंडियन ट्रेड सर्विसेज, ग्रुप ए, ठीक है ना। आर्म्ड जो है फोर्स हेडक्वार्टर जो है ये ग्रुप बी है, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड के लिए। दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव नागर हवेली, सॉरी दादर एंड नागर हवेली सर्विसेज, ग्रुप बी, जिसको डैनिक्स भी बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो से। दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली पुलिस सर्विसेज, विच इज नोन एज डैनिप्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं डैनिप्स, ग्रुप बी सर्विसेज है। पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडिक्स, ग्रुप बी है। पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, ग्रुप बी है। तो इन सभी पदों के लिए क्या हो रहा है, यूपीएससी की ये परीक्षा हो रही है, ओके। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, अब आते हैं कि कितने पद हैं।
यानी पोस्ट कितने हैं उसके लिए देखेंगे। यहाँ पे क्लियर मेंशन है द नंबर ऑफ जो आपको वैकेंसीज हैं टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक इन्होंने एक ये कहा है अप्रोक्सीमेटली दैट इज 933 पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं 933 पोस्ट है बच्चों, जिसमें से 33 जो वैकेंसीज है ये रिजर्व्ड है पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, ठीक है ना। तो जो इस कैटेगरी में है उनके लिए 33 पोस्ट क्या है ऑलरेडी ये है। 7 वैकेंसीज कैंडिडेट्स जो है वो उनके लिए है जो ब्लाइंड है और लो विजन के साथ है ना। 11 वैकेंसीज जो है डीफ है और हार्ड ऑफ हियरिंग है उनके लिए है। 8 वैकेंसीज जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है। ओके, जैसे कि उसमें सेरिब्रल पॉल्सी, जो है लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स हो गए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गए यहाँ पर, तो ये हो गया। 7 जो वैकेंसीज है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है अमंग पर्सन, जिसमें कि क्लॉजेज जो कि ए और सी के अंतर्गत है, ठीक है ना, जिसमें कि ये लिखा हो कि ब्लाइंड एंड डीफ दोनों है इसमें यहाँ पर। उसके अलावा फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है मे अंडरगो चेंज, ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि वो थोड़ा कभी चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज कार्डर कंट्रोलिंग जो है यहाँ पर अथॉरिटीज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि रिजर्वेशन जो है विल बी मेड फॉर द कैंडिडेट्स। किसके लिए रिजर्वेशन है? जो कि आपको शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, अदर ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस सेक्शन से हैं। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है रेस्पेक्ट ऑफ वैकेंसीज एज मे बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सो हियर यू कैन सी कि ये जो है आपको कौन कौन से क्या क्या क्लॉजेज हैं, दिस इज अबाउट द ये है आपको। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर ये प्रतिभा सेतु पोर्टल के बारे में यहाँ बताया गया है। जो पॉलिसी है नोटिफाइड किया गया है गवर्नमेंट फॉर द इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट लेकिन वो नहीं सेलेक्ट हो पाए, will made accessible to any registered private company, public sector, statutory autonomous organization, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कमीशन आइडेंटिफाई करेगा सुटेबल कैंडिडेट्स को उनके जो है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। शॉर्ट बायोडेटा जो है कैंडिडेट्स का जो कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ा हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स, डिटेल्स, ये सारी चीजें जो है ये जो डेटा है पोर्टल पर है shall be restricted for the purpose of evaluation of suitability of the candidates for employment purpose only to this registered organization. This list will be made available after the reserve list, extended list, ठीक है ना। तो ये बेसिकली उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो बच्चे लास्ट स्टेज में जाके नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं तो उनके लिए ये पोर्टल है, इनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो बेहतर जो है उनको रोजगार मिल सके, है ना। तो गिव देयर द टाइम ऑफ फिलिंग स्पेसिफिक मॉड्यूल, candidate may out of the scheme also in that case his or details will not published by the commission। तो यहाँ पर ये है कि आप डिपेंड आपके विलिंगनेस पर है कि आप चाहते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, ये लिस्ट है जिसमें कि बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं सर्विस आइडेंटिफाइड सुटेबल पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसमें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आईएफएस में, ठीक है ना, उसके बाद से कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज में, तो ये सारी चीजें उसके बारे में इन डिटेल दिया हुआ है जो कि एक बार आप नोटिफिकेशन के टाइम पर पढ़ लेंगे। एब्रिविएशंस जो है उनके बारे में, जैसे विजुअल वन क्या क्या है प्रॉब्लम्स है वो उस सेंस में आप देख सकते हैं। चलिए, एंड नाउ दिस इज हियर यू कैन सी, ये क्या है आपको, ये सेंटर्स है ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप में से जैसे अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि आप जहां हैं वहां ना दे करके कहीं और परीक्षा दे तो आप देख सकते हैं। हियर यू कैन सी जो सेंटर हैं ये 83 सेंटर्स बने हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। हियर यू कैन सी जो है यहाँ पर हनुमाकुंडा, यहाँ पर सॉरी 1 सेकेंड, वारंगल, ठीक है ना। तो 83 सेंटर्स हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, यू हैव टू चेक, आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा। अब ये जो है दिस इज अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन सेंटर, ओके। तो ये रहा आपको सिविल सर्विसेज मेंस मुख्य परीक्षा में कौन कौन सा जो है सेंटर रहेगा। तो ये जो है टोटल 27 सेंटर्स हैं, यू हैव टू सी। तो इन 27 सेंटर में विच इज सुटेबल फॉर यू, जो आपको लगे कि ये सुटेबल है मेरे लिए, सो यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव्स, ओके। हाँ जी, तो सेंटर जो है यहाँ पर ये बताया गया है
कि सेलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड टू ईच द सेंटर एक्सेप्ट चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता एंड नागपुर। सेंटर्स विल दी फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेस पर यहाँ पर बताया गया है। तो ये सेंटर्स के कंटेक्स्ट में है। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पर, इसमें ये बताया गया है आपको कि सिविल सर्विसेज के लिए जैसे कि आपको प्रिलिमिनरी जो है, ये जो बच्चे मान लीजिए फॉर द फर्स्ट टाइम अगर उनको कुछ भी नहीं मालूम है तो नोटिफिकेशन के थ्रू जान सकते हैं कि जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है, व्हाट इज अबाउट द प्रीलिम्स। ओके, तो जब हम प्री की बात करते हैं तो ये इन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, और मेंस एग्जामिनेशन रहेगा उसके बाद, यानी कि 3 चरणों में ये परीक्षा है। हालांकि यूपीएससी इसमें काउंट कर रहा है सिर्फ 2 को ही, मेंस एंड इंटरव्यू को, तो यहाँ पर लेकिन आप देखेंगे 3 फेजेस में। फर्स्ट इज योर एंट्री गेट, आपका पहला एंट्री गेट होता है, वहां से फिर आप पहुंचते हैं मेंस में, एंड देन आपको पर्सनालिटी टेस्ट विच इज कॉल्ड इंटरव्यू, आप वहां पे जाते हैं। ओके, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के संदर्भ में अगर हम लोग कहें यहाँ पे, तो ये हो गया आपको ये इन्फॉर्मेशन कि दैट क्या क्या है। उसके अलावा जो है कि भाई आप फॉर्म भर सकते हैं, ओके, और एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर मस्ट हैव अपलोड, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपना अपलोड कर देंगे यहाँ पर। हाँ, इंडिकेटेड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सर्विस एलोकेशन। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे, and when asked by the commission in the manner prescribed एडवाइज टू इंडिकेट प्रेफरेंस, आपको इन जो है यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आप जो प्रेफरेंस है वो जरूर अपना बताएंगे यहाँ पर। जैसे आप जब परीक्षा जब प्रीलिम्स दे देते हैं, है ना, और प्रीलिम्स के बाद आपका जो है यहाँ पे एज पर द जो है एक्सटेंट कैडर अलोकेशन पॉलिसी एप्लीकेशन, तो ये सब उसके कंटेक्स्ट में आप देख लीजिएगा इसे एक बार कि क्या क्या है यहाँ पर उसके संदर्भ में। हाँ, उसके संदर्भ में यहाँ पे क्या क्या है जो एडवाइस दिया जा रहा है यहाँ पर। No change in preference for services home cadre applicable for IS IPS once submitted by a candidate would be permitted except as provided in para B3। तो ये आपको कैडर के लिए है कि भाई आप जो चुन रहे हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है कि भाई इसमें कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सो हियर यू कैन सी, आप देख सकते हैं नेशनलिटी कि भाई यहाँ पर क्या है कि नागरिकता के आधार पर जो नेशनलिटी हम कहेंगे राष्ट्र जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गया, अदर सर्विसेज। अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत रिफ्यूजीज हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। ओके, और जो है यहाँ पर ये परमानेंटली सेटल हो चुके हैं भारत में, उनके लिए है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर हम बात करें सो व्हाट वी कैन सी, इसमें ये भी कहा गया है कि जो वो पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन रहे हैं और जो माइग्रेट कर गए हैं वहां से, है ना, कहाँ से, तो जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया एंड वियतनाम, ठीक है ना, तो जो कि यहाँ पर परमानेंट सेटल होने के इंटेंशन से आ चुके हैं, उनके लिए यानी वो बच्चे या वो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बाकी उसमें ये है। अब आते हैं यहाँ पर, नाउ लेट्स कम टू द एज लिमिट, है ना, कि भाई एज लिमिट क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर बोला गया है कि जो भी बच्चा है वो एटलीस्ट 21 साल का होना चाहिए। अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। रिमेंबर वन थिंग, इसमें ये कहा गया है, और नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स ना, यानी कि 21 साल उनकी उम्र होनी चाहिए, 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द अगस्त 2026। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994, है ना, 1994 से पहले जो है उनका जन्म ना हो और अगस्त 2005 जो है उसके बाद का नहीं हो। तो ये समझ लीजिएगा, ये अपना आप अपना डॉब मिला लीजिएगा इस बेस पे। अपर जो है यहाँ पे रिलैक्सेबल, जैसे किनको कितनी छूट मिलेगी यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जो मैक्सिमम यहाँ पर 5 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो किनको, वो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है उनको मिलेगा। ओके, मैक्सिमम 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर किसको, जो ओबीसी कैटेगरी में जो है उनको मिलेगा यहाँ पर। ओके, और मैक्सिमम 3 इयर्स में हम देख रहे हैं क्या, जो डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, डिसेबल्ड ऑपरेशंस में है और फॉरेन कंट्री और डिस्टर्ब्ड एरिया में है, तो उनको यहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं, 1 सेकेंड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इन जो भी एक्स सर्विस मैन है, ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं जो भी यहाँ इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है।
हुज असाइनमेंट ड्यू टू कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, तो ये यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी जो है मिलिट्री सर्विसेज में हो, इस सब के कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये बताया गया है कि किनको कितनी इसमें यहाँ पर जो है रिलीफ मिलेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसमें किनको कौन कौन से क्राइटेरिया में है। Candidates belonging to either the SC or ST OBC category who are also covered under any other clauses of para, with those who coming under the category of ex-servicemen और PWD जो है यहाँ पर PW और BD eligible for grant cumulative age relaxation। तो एक बार आप लोग प्लीज यहाँ मिला लीजिएगा कि आप कौन से इसमें आ रहे हैं क्राइटेरिया में, और ये एज रिलैक्सेशंस के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। ओके अच्छा, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी जो आपने स्कूल एग्जाम दिया होगा लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो मेंशन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर एज जो है वो, चूंकि आपको ही पता है कि मैट्रिकुलेशन का ही एज जो है हर जगह वेरीफाई होता है। ऑल्सो वंस डेट ऑफ बर्थ अगर आपने सबमिट कर दिया है और आप दोबारा चाह रहे हैं कि हम उसमें फिर से कुछ सुधार कर दें, दैट इज नॉट जो है वो आपका वहां पर जो है एलिजिबल नहीं है। ओके फिर आप देखेंगे मिनिमम, आपको ध्यान रखना है, कुछ बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैम व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो हियर यू कैन सी कि जो कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल आपको क्या चाहिए जिसमें आप कहाँ पर आप जाके सक्षम हो जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ आप अगर एक ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास है, ठीक है ना, और एक्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर में बताया गया है कि तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसमें एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा इसमें कि जैसे ये एक प्रश्न आता है कि जैसे जो बच्चे मान लीजिए 3 ईयर के इसमें है, आपको ग्रेजुएशन में है, या 4 ईयर के ग्रेजुएशन में है, तो इट मीन्स कि जो दोज हु आर जो है फाइनल ईयर, एट द स्टेज ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, वही अपीयर होंगे। अब वो चाहे 3 ईयर का 3rd ईयर फाइनल हो जाए या 4th ईयर का अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट है वो फाइनल हो जाए, तो वहीं से वो काउंट होता है अपीयरिंग प्रोसेस। ओके हाँ, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये सब इसमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बता देना है। विच वुड रेंडर, सो बेसिकली ये हो गया आपको एक्सेप्शनल केसेस में है, कैंडिडेट डज नॉट हैव एनी अदर जो है फॉरगोइंग जो क्वालिफिकेशन, तो ये सब उतना एक नॉर्मल जो है बताया गया जब आप फॉर्म फिल अप करें। सो यू हैव टू चेक आउट दिस थिंग्स, है ना। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है जो मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, हु हैव पास द फाइनल जो है प्रोफेशनल एमबीबीएस जो उन्होंने पास कर लिया, या फिर वो किसी मेडिकल डिग्री और सर्टिफिकेट हैं बट नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बाय द टाइम और सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल बी प्रोविजनली एडमिटेड टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चूंकि कई जगह जैसे एमबीबीएस कर रहे होते तो उस टाइम पे इंटर्नशिप करना होता है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है, उनके बारे में इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है कि आप एप्लीकेशन जो है इसमें अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन से है जो है आप फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए इसमें जैसे सच केसेस कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ देयर इंटरव्यू ओरिजिनल डिग्री और सर्टिफिकेट्स के साथ वो उस टाइम पे क्या होंगे, वहां पर उपलब्ध होंगे। चलिए अब आते हैं, सुनाओ अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बिल्कुल इस सब चीजों को समझ लीजिएगा, आपको कितने अटेम्प्ट मिले हैं। जो एवरी कैंडिडेट जो अपीयर होंगे इस एग्जाम में एलिजिबल हैं, जैसे कि परमिटेड 6, यानी कि नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि जो 6 अटेम्प्ट है वो दिए जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, रिलैक्सेशन दिए गए हैं अटेम्प्ट्स में SC ST एंड OBC, और जो PWBD कैटेगरी में है ना, उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है एज पर द रिलैक्सेशन एंड जो है यहाँ पर जो इसमें जो गाइडलाइंस है ये आप देख लीजिएगा। तो नॉर्मली 6 अटेम्प्ट आपने देखा है यहाँ पर। SC ST जो है उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो कितनी बार परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, दैट इज अनलिमिटेड। OBC जो है उनके लिए 9 रहेगा, 9 फॉर यहाँ पर देखेंगे PWBD जो है 9 फॉर GL EWS OBC, अनलिमिटेड फॉर SC ST। तो ये जो है अटेम्प्ट्स अवेलेबल टू कैंडिडेट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन अंडर द रूल ऑफ 12 सिविल सर्विसेज रूल्स। तो इसको एक बार आप देख जाएंगे कि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है, और OBC के लिए कितने हैं यहाँ पर। ओके चलिए, हाँ इसमें ये कहा गया है कि एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे कुछ बच्चे अगर ये कहते हैं, उनको कई बार नहीं पता होता, कहते हैं कि मैम अगर मैं सिर्फ प्रीलिम्स में अपीयर हुआ हूँ
प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया लेकिन मैं मेंस में अपीयर नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। कई बार बच्चों में ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ देखिए साफ तौर से है कि एन अटेम्प्ट एट अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अगर आप अपीयर हो गए इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, इट मीन्स दैट योर एक अटेम्प्ट आपका जो है वो जा चुका है। इट मीन्स आपका एक अटेम्प्ट उसमें काउंट होगा। तो एंड इसमें साफ तौर से है शैल बी डीम्ड टू बी अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका माना जाएगा कि ये आपका अटेम्प्ट था, आप चाहे उसमें आप आए चाहे नहीं आए। ओके, तो ये चीज़ है। हाँ, अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर नॉट अपीयर इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट डजंट मीन कि आपका वो काउंट हो जाएगा। आपको वहाँ पर जो है मेन बात ये है कि वहाँ पर आपको उपस्थित होकर एग्जाम में आप प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसमें देखिए यहाँ क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग। ओके, अप्लाइंग के लिए यानी कि फॉर्म भरने के लिए जो एक कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड टू आईएएस, यानी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कैंडिडेट जो आईएएस के लिए अपॉइंटेड हो चुका है और इंडियन जो है आपको फॉरेन सर्विसेज के लिए जो कि रिजल्ट आया है अर्लियर इसके बेस पर, तो विल नॉट एलिजिबल, अब ये एलिजिबल नहीं है 2026 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। इनमें से कुछ कैंडिडेट जैसे कि आईएएस और आईएफएस जो हैं is over and the candidate continues to be member of the services, candidate shall not be eligible to appear in the civil services mains examination। तो आप समझ चुके हैं कि अगर वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो अब ये नहीं कि वो फिर से, हालांकि जब आईएएस बन गए तो वैसे अपीयर वैसे भी नहीं होते हैं, बट इसमें ये बात कही गई है कि यहाँ पर, हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक संभावना आप देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि जो इंडियन पुलिस सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं वो फॉर आईएएस वो फिर से रीअपियर हुए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर अ कैंडिडेट हु हैज बीन सेलेक्टेड अपॉइंटेड एज द इंडियन पुलिस सर्विसेज on the basis of the result earlier examination not be eligible to opt for the, जो है यहाँ पर कि इंडियन पुलिस सर्विसेज on the basis of the result, तो इनके लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खास तौर से पहले से ही जो सेलेक्टेड हो रहे हो और आईपीएस के तौर पर, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि दोबारा से उस एग्जाम में उनको आईपीएस जो है यहाँ पर, हाँ, आईपीएस बेसिस ऑन द रिजल्ट ऑफ सीईएससी 2026 के बेस पे नहीं यहाँ पर कहा जाएगा। ओके, जो ये हो ही गया यहाँ पे ग्रुप ए, तो विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इमीडिएट सब्सिक्वेंट इन अदरवाइज एलिजिबल सब्जेक्ट फॉर द रेस्ट्रिक्शन। तो अब ये है कि बाकी जो उसके बाद के जो हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें अपीयर हो सकते हैं। such as a candidate shall be eligible to appear for the 2027 granted exemption from training for the services। जैसे ये मेनली आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्या थे, सेलेक्टेड थे, वो फिर से आके एग्जाम देते हैं, है ना। तो उनके लिए ये है, यहाँ पर यही उनके लिए गाइडलाइन दी गई है कि कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं अपीयर होंगे सीएससी 2027 के लिए, वो ग्रांटेड उनको होगा एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रेनिंग फॉर द सर्विसेज अलोकेटेड टू हिम एज द बेसिस ऑफ सीएससी 2026। जो भी जैसे मान लीजिए इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उनको क्या होता है, थोड़ा सा उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ग्रांट वन टाइम एग्जेम्पशन ओनली फ्रॉम ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इनेबल हिम टू अपीयर। तो वन टाइम का ही यहाँ पर क्या रहेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो नाउ अब आइए अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग चेकआउट करेंगे इसके कंटेक्स्ट में। 1 सेकेंड। I don't know what happened। अच्छा, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपने देख लिया कि भाई हेल्प डेस्क क्या है, मोबाइल फोन वगैरह के बारे में सारे डिटेल्स तो यहाँ पर बता ही दिए गए हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द, जो आपने देख लिया कि भाई कौन कौन से जो खास तौर से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑलरेडी क्या है आईएएस या आईपीएस या आईएफएस मिल चुका है, उनके बारे में भी यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। आपके अटेम्प्ट्स कितने होंगे ये भी यहाँ पर क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। सो एवरीथिंग इज मेंशन इन द सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन। ओके, सो एक बार अब हम लोग जो है कुछ जो लास्ट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रह गई हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। प्रीलिम्स का क्या है, कैसे आपको जो है यहाँ पर 1 सेकेंड, लेट्स मूव। यूआरएन वगैरह पे हमने तो डिस्कस कर ही लिया था यहाँ पर। ओके, अच्छा, चेंज जैसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के कंटेक्स्ट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि चेंज ऑफ कैटेगरी, इफ द कैटेगरी इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन सीएएफ, यानी कि जो कॉमन आपने एप्टीट्यूड अपना जो सॉरी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा उसके बेस पर यहाँ पे कहा जा रहा है, हाँ उसके बेस पर यहाँ पे कहा जा रहा है
कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने भरा है, एग्जामिनेशन इज अनरिजर्व कैटेगरी, बट द कैंडिडेट सब्सिक्वेंटली राइट्स टू द कमीशन टू चेंज द कैटेगरी टू अ रिजर्व्ड वन, सच रिक्वेस्ट शैल नॉट बी इंटरटेन्ड बाय द कमीशन। जैसे कि आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आप जो है उसमें बाद में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं हमें क्या करिए, कैटेगरी में हमें क्या करिए, आप जो है ले जाइए या हमें रिजर्व वाले में इसमें, तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो है यूपीएससी इस चीज़ को नहीं जो है इंटरटेन नहीं करेगा। तो प्लीज़ बच्चों इन सब छोटी छोटी चीज़ों हैं, लेकिन आप लोग क्या करिए सबको ध्यान रखिएगा। इसलिए इस नोटिफिकेशन में विड्रॉल द कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, साफ तौर से कह दिया गया है कि भाई अगर आपने फॉर्म्स सबमिशन कर दिया तो आप जो है उसके बाद आपको अलाउ नहीं है कि आप जो है आप सोच रहे हैं कि हम वहाँ से फिर विड्रॉ कर लें, दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि दैट यूपीएससी 2 ही मान रहा है, मतलब स्टेजेस मानता है, बिकॉज प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट वन इज आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है, फिर उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा है। ओके अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है इसके बारे में भी डिटेल बताया गया है, दैट इज जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है दैट इज ऑफ 400 मार्क्स। सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, दैट इज वन इज सी सेट, आप सबको पता है, सेकंड इज द जीएस पेपर, ठीक है ना, तो जीएस का पेपर और सी सेट का पेपर है, बट स्टिल ये क्वालिफाइंग पेपर है। जो सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द जो है क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको 33% लाना है जीएस पेपर 2 में, जो कि है विच इज आपका जो है सी सेट का पेपर है, ठीक है ना। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि आपको वो एटलीस्ट क्या करना है, क्वालिफाई करना है सी सेट का पेपर। ओके नेगेटिव मार्किंग है जिसमें कि 4 ऑल्टरनेटिव्स यानी आपके 4 विकल्प रहेंगे, और उन 4 विकल्प में से अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपका 1/3 उसमें से क्या हो जाएगा, असाइंड हो जाएगा, दैट टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी, पेनल्टी के तौर पर आपका जो है ये आपके जो है 1/3 जो है उसमें से आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ओके एक से ज्यादा आंसर दे रहे हैं तो फिर ये आपको पता ही है कि वो काउंट नहीं होगा। ओके अब आते हैं यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको जो है रिटन एग्जामिनेशन में भी यहाँ कहा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू समन इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो तो 275 मार्क्स का है यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं इसमें साफ तौर से मुख्य परीक्षा के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका मुख्य परीक्षा। सो हियर यू कैन सी कि आपके मुख्य परीक्षा के बारे में क्या है कि इसमें 9 पेपर्स हैं जिनमें कि कन्वेंशनल एसे टाइप है, सब्जेक्ट सब सेक्शन वाइज है आपको यहाँ पर, सेक्शन 2 पेपर्स है, क्वालिफाइंग इन नेचर अंडर पैरा सेक्शन 1, मार्क्स ऑब्टेन कंपलसरी पेपर 1 to पेपर 7 तक है। मार्क्स ऑब्टेन इंटरव्यू में जो रहेगा आपका दैट इज जो है पर्सनालिटी टेस्ट कैरी करेगा आपका 275 मार्क्स। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा है, इधर उधर की बात सुनने से अच्छा है कि यूपीएससी की इसमें सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है कि मेंस का कैसा है यहाँ पर, है ना। अच्छा ये टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स के बारे में इन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का सेम 2 स्टूडेंट के सेम रैंकिंग अगर आ जाते हैं या सेम मार्क्स आ रहे हैं, इफ द मार्क्स इज अग्रीगेट फाइनल मार्क्स इक्वल है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, तो फिर वहां पर ये देखा जा रहा है कि पेपर 1 ऐसे, पेपर 2, पेपर 3 इन सब में एंड द पर्सनालिटी टेस्ट पर फिर देख करके फिर रैंक जो है हायर किया जाएगा। मार्क्स अगर अबव और इक्वल हैं तो कैंडिडेट securing more marks in the compulsory common papers in written examination which is paper 1, 2, GS paper 3 है ना, पेपर 4, तो उसके बेस पर ये कहा गया कि फिर उनका जो है रैंक डिसाइड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं टाई ब्रेकिंग अगर मामला आ जाए सो क्या होगा, तो उसके लिए भी ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है, in case where a tie persists even after applying the above tie breaking pressure it will be resolved at the discretion of the commission। अगर इन सब के बावजूद भी अगर टाई ब्रेकिंग मामला रहा तो फिर ये जो है आपको कमीशन देखेगा कि क्या करना है। अच्छा अब यहाँ पर है सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर्स के बारे में है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन आपका रिटन है, क्वालिफाइंग पेपर्स, जैसे कि एक आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में दिया हुआ दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको पहले ही बता दिया। ये है आपको पेपर ए, इंडियन लैंग्वेज रहेगा, सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, जैसे आप सपोज दैट कि इसमें वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्ट आपको करना है, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है। ओके जो कि 300 मार्क्स का होगा। पेपर बी दैट इज इंग्लिश, ये भी आपको 300 मार्क्स का है। एंड नाउ दैट इज पेपर काउंटेड फॉर द मेरिट, जो कि जिससे आपका मेरिट बनेगा दैट इज 250 मार्क्स, ये देख सकते हैं आप लोग। तो पेपर्स के बारे में भी इन डिटेल क्या है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो हियर यू कैन सी पेपर 1 1 सेकेंड, पेपर 1 एसे, पेपर 2 है
उसके बाद जनरल स्टडीज है, यहाँ देख सकते हैं, हियर यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन पेपर। कौन कौन से पेपर हैं? सामान्य अध्ययन 1 विच इज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड विच इज ऑल्सो 250 मार्क्स। Here you can see the general studies paper 2, governance, constitution, polity, social justice, international relation, which is also 250 marks. ये भी 250 मार्क्स के हैं। जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 3 जो है, जिसमें तकनीक यानी एक टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी 250 मार्क्स के हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए पेपर 5 जो है जनरल स्टडीज एथिक्स का जो है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, विच इज ऑल्सो 250 मार्क्स। ओके, ऑप्शनल पेपर आपका है, तो जो ये रहा आपको 250 मार्क्स, ऑप्शनल का पेपर 2, दिस इज ऑल्सो 250 मार्क्स। और टोटल जो है ये आपको 1750 है, और आपको 275 मार्क्स जो है ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट का है। सो फाइनली जो टोटल मार्क्स आते हैं दैट इज, यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएससी जो पूरा जो है वो 2025 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो 2025 मार्क्स का ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वो पूरा मार्क्स भी दे रखा है इन्होंने। इंडियन लैंग्वेज, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप भाषा कौन सी चुन सकते हैं इसके बारे में है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कई बच्चे कि मैम कौन सा सब्जेक्ट लें, तो हियर यू कैन सी द चॉइसेस के यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, आप क्या इसमें से लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, बाकी ये मेंस पेपर, इसके बारे में क्या है आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें तो हैं, ये सब यहाँ पर बताई गई हैं। जो जैसे पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में है कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो कैसा रहेगा। ओके, करंट, अब आते हैं यहाँ पे इन्होंने पेपर के बारे में। सो नाउ लेट्स कम टू द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। पेपर 1 200 मार्क्स है, जिसमें आपको करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी जो करंट इवेंट्स है वो पढ़ना है। दूसरा जो है ये बेसिकली आपको सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो भी आप करंट वगैरह पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पेपर 2 जिसमें कि आपको कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, तो जो आप देख रहे हैं सीसैट का पेपर, दिस इज जो है ये आपको यहाँ पर उसका रहा। मेन के एग्जामिनेशन का यहाँ पर जो है आपको वो रखा हुआ है क्वालिफाइंग पेपर, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस है। इसमें आप देख सकते हैं ये बताया गया इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे ऐसे का पेपर जो है, फिर पेपर 2 हो गया, इन सब के बारे में पूरा इन डिटेल। मेंस का पूरा का पूरा जो है इन डिटेल दिया गया है, हर पेपर के बारे में पूरा सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। पेपर 4 में आपका क्या है, व्हाट इज इन पेपर 5 जनरल स्टडीज, जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर है, तो उसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या ये है। तो आपको सिलेबस के लिए भी कहीं इधर उधर नहीं जाना है, यही बात सबसे अच्छी रहती है यूपीएससी की, दैट एवरीथिंग इज मेंशन इन जो है इट्स नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में ही बच्चों सारी चीजें आपको यहीं पर एक साथ मिल जाएगी, बस इत्मीनान से धैर्य के साथ आप इनका नोटिफिकेशन एक बार देख जाइए। ओके, सो आइए देखते हैं यहाँ पर ये सारा का सारा सिलेबस मेंशन है कि क्या है यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शनल, चूंकि ऑप्शनल बहुत सारे हैं, ऑप्शनल में आप जो भी रखेंगे तो उनके लिए आप क्या पढ़ना है, तो इसमें ही अच्छा खासा यहाँ पर क्या है, 1 सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड देखने दीजिए, स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स ये सब उसी के संदर्भ में है। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस, जो भी बच्चे मेंस लेकर के देना चाह रहे हैं, तो ये जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा क्या क्या उनको पढ़ना है। सो दिस इज बेसिकली ये उन्हीं से क्या है यहाँ पर रिलेट कर रहा है। सारे आपके इस विषय जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, और सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी क्या है मेंशन है कि पूरा सिलेबस, आपको कहीं परेशान नहीं होना है। हाँ, लॉ का जो पेपर है, हियर यू कैन सी कि भाई ऑप्शनल अगर आपने लॉ रखा है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। सो एवरी जो है सब्जेक्ट जो है यहाँ पर उसके बारे में इन डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ओके, हाँ, सो 1 सेकेंड, पार्ट बी सबका सब ये वहाँ पर ये है। तो बच्चों जिनका भी जो भी आप ऑप्शनल रखने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको ठीक से देख जाइएगा। और चूंकि आप सबको यहाँ पता चल ही चुका है कि आज से जो है फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं, सो आप लोग रेडी हो जाइए, अगर अभी तक तैयार नहीं हैं सो बी रेडी फॉर दैट। और अच्छे से जो भी आप सब्जेक्ट रख रहे हैं एज एन ऑप्शनल, जो भी ऑप्ट कर रहे हैं, आप इधर उधर ना देखें, इट्स बेटर दैट यू हैव टू लुक आउट, आप यहीं पर देख लें कि इसमें क्या आया है और क्या नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है सिलेबस ही मेंशन है, जो मैं उतने देर से यहाँ पर आपको जो है स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं।
सो हियर यू कैन सी ये सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट में अपेंडिक्स जो है यहाँ पर 2 में आप देखेंगे कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ये बता दिया गया है यहाँ पर। और जो भी ये सब मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है एक बार देख जाइएगा, ओके। और जो है यहाँ पर स्पेशल इंट्रोडक्शन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा इस तरह से। ऐसा ही आपका क्या होगा यहाँ पर, आपको अगर आपने कभी इसके पहले कोई परीक्षा नहीं दी है तो एक बार देख जाइएगा बच्चों, इसी तरह से क्या होगा आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन जो OMR शीट जो होता है वो इस तरह से यहाँ पर आएगा, ओके। सो नाउ ये था, दिस इज ऑल अबाउट द, जो आप देख सकते हैं दैट इज ऑल अबाउट द UPSC नोटिफिकेशन जो कि आपने अभी देखा। और इस तरह से अगर कहा जाए तो भाई सिंपल सी बात है कि UPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आप लोग जो है लास्ट रुक जाइए 1 सेकेंड, जो है यहाँ पर 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो ये क्लियर है कि भाई अगर आपने जो है एक बार आपने सबमिशन कर दिया देन आफ्टर दैट यू आर नॉट अलाउड, आप उसके बाद अलाउड नहीं है कि आप जा कर के क्या करिए उसे अपना जो है आप चेंज कर दीजिए या फिर आप बदल दीजिए और आप सोच रहे हैं कि हाँ इसके थ्रू जो है मैं इसको विड्रॉ कर दूं, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो डियर ऑल स्टूडेंट काइंडली जो है एक बार अच्छे से गो थ्रू कर जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू, मैंने इसलिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है ताकि आप सबको समझ में आ सके कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्या क्या इसमें जो है रखी गई हैं क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट्स क्या हैं, सब्जेक्ट क्या है, कितने मार्क्स का है, अभी क्या क्या नई चीज़ें इसमें आई हैं। सो हियर यू कैन सी, और वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। तो आई होप कि आप सब लोग समझ पाएंगे। सो आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं, ऑल द आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल स्टूडेंट्स, डियर ऑल एस्पिरेंट्स। तो अब देर नहीं करना है, जल्दी ही क्या करिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ओके ओके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।